Hello everybody, welcome back. This is Rishiji. Here in this video, we are going to talk about the next 2-3 months plan जो कि अभी हमारा बचा हुआ है. But before getting started with that, I want to extend my Diwali greetings to you. A very very happy and prosperous Diwali to all of you. I hope कि आपने कुछ टाइम निकाल कर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया होगा. एंड आई से कि प्लीज आप इन सारे ट्रैप्स में मत फंसना वेयर पीपल आर सेइंग कि कंसिस्टेंट एफर्ट इज द की इवन ड्यूरिंग योर फेस्टिविटीज एंड एस्पिरेंट इज नेवर ऑफ द प्रिपरेशन. प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको ये ऑल थ्रू आउट प्रिपरेशन आपको बांध कर रखेंगे और यू वुड नेवर एवर गेट द अटेंशन विच इज नीडेड. मतलब जो क्वालिटी टाइम होता है हमें फैमिली के साथ थोड़ा सा स्पेंड करने को, दैट वी यूजली ड्रिफ्ट अवे. तो उससे हमें इंश्योर करना है कि उन सब चीज़ों में ना फंसे. नाउ दैट बीइंग सेड, अब आगे आने वाले 2-3 मंथ्स में विद न्यू एनर्जी विद न्यू एंथुजियाज्म हमें स्टार्ट करना है. मैं क्या चीज़ें यहाँ पर किस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ. फर्स्टली आई होप कि यू वुड बी एट द पीक ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन. ठीक, अगर मतलब देर आर टू सेट ऑफ पीपल. एक जो बोलेंगे यस दे आर एट देयर पीक ऑफ देयर प्रिपरेशन, उनके लिए देर इज अ स्ट्रेटेजी. और दोज हु कुड नॉट, हु आर फीलिंग लाइक कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, डिफिकल्ट हो रहा है, फॉर देम ऑल्सो देर इज अ सेट ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स. अभी आगे कैसे हम लोग करेंगे दोनों के लिए ये वीडियो मैं शॉर्ट में कवर करूंगा सो दैट कि जो जो शराड है चारों तरफ फैला हुआ है वी कुड बी एबल टू सॉल्व दैट. ठीक है, सबसे पहले दोज हु आर at their peak of means preparation, at least what is this is what they can assess, self assess about themselves. उनके लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपका मॉडरेट लेवल ऑफ कंटेंट हुआ है फिर भी, इवन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड मॉडरेट लेवल ऑफ कंटेंट, स्टार्ट आंसर राइटिंग. डोंट वेट फॉर परफेक्शन. अभी अगर आपका मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है, इवन इफ सर्टन लेवल इज लेफ्ट, स्टिल स्टार्ट आंसर राइटिंग. और आपका आंसर राइटिंग का तरीका क्या होना चाहिए? यू डोंट हैव टू राइट फुल आंसर्स, फुल जीएस पेपर एज ऑफ नाउ. व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट राइट एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस डेली. और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो किसी मॉडल किसी भी टेस्ट सीरीज वगैरह के पीछे मत जाओ. यू जस्ट फॉलो द पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज अगर आपने सेग्रीगेट किए होंगे. अदरवाइज आई विल शेयर द पीडीएफ जिसमें टॉपिक वाइज चीजें सेग्रीगेटेड हैं. यू जस्ट पिक द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर 4-5 क्वेश्चंस और फिर उसको लिखो. और उसके मॉडल आंसर्स इन जनरल सारे के सारे क्लासेस तो देते ही हैं. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज दैट देयर आर टॉपर्स कॉपीज. तो टॉपर्स कॉपीज में भी उन्होंने मॉडल आंसर्स लिखे हुए हैं. तो उन कॉपीज को आप हेल्प लो और उनको उनके बेसिस पर आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हो. ठीक है, और टॉपर्स कॉपीज को आपको रेफरेंस के लिए रखना है. फॉर दोज हु हैव मतलब जिनका अभी बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, आई सजेस्ट कि आप अपने ऑप्शनल पर भी फोकस करो. ऑप्शनल का मेजर चंक आप कवर करने की कोशिश करो. ऑलराइट, अब आते हैं जिनका नहीं हुआ है, दोज हु आर नॉट एट देयर पीक ऑफ देयर मेंस प्रेप. उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला. देयर इज नो मैजिक विच विल हैपन. यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. दिस इज द प्रोसेस. यू हैव टू सेट डाउन, टेक सिलेबस टॉपिक, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीवाईक्यूज देखो और उसके हिसाब से हर टॉपिक पर एटलीस्ट 2 पेजर का नोट्स प्रिपेयर करो हर टॉपिक पर. और फिर उसके बाद क्या करना है, यू जस्ट स्टार्ट. मतलब कि जस्ट गेट स्टार्टेड विद, टेक बेबी स्टेप्स इवन इफ इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एज ऑफ नाउ. जस्ट हैव फेथ, हैव पेशेंस. डोंट थिंक दैट कि मेंस प्रीलिम्स और मेंस अभी एग्जाम बहुत दूर है या फिर इट इज टू लेट फॉर यू टू स्टार्ट. डोंट थिंक लाइक दैट. इवन मतलब इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हो कि कितना ये डुएबल है चीजें. ठीक है, डोंट थिंक दैट कि हमसे चीजें नहीं हो पाएंगी. यू जस्ट स्टार्ट. ठीक है, और ये बात ध्यान में रख लेना कि आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो बहुत ही सिस्टमिक और कॉन्क्रीट प्लानिंग होनी चाहिए. डोंट थिंक कि चीजें रैंडम हो जाएंगी. यू नीड दैट सिस्टमिक और कॉन्क्रीट प्लानिंग, अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन कमिंग डेज. ठीक है, ये पहली चीज. दूसरा, योर एटीट्यूड मैटर्स. डोंट थिंक कि मतलब चीजें मतलब कि अगर अभी आप प्रिपेयर ढंग से नहीं कर पा रहे हो, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, इसका मतलब होंगी ही नहीं. ऐसा कभी नहीं है. यू जस्ट हैव दैट फेथ एंड मतलब कि वो एटीट्यूड की यू वुड बी एबल टू डू दैट. अभी हम सारा का सारा चीजें स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं. एक चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, व्हाई आई एम फोर्सिंग यू कि अभी आपको मेन से रिलेटेड चीजों को कवर कर लेना है, पहला. और दूसरा, व्हाई यू नीड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग नाउ ओनली. पहली चीज ये है कि जब आप एक्चुअल मेंस को देखोगे, अगर आप एक्चुअल मेंस के जोन में होंगे, तो वो जो एक्चुअल मेंस जब होता है, व्हेनेवर यू वुड बी राइटिंग द मेंस, इट वुड बी वेरी वेरी टायरिंग एंड ड्रेनिंग. क्यों? क्योंकि आप महीनों महीने से प्रिपेयर कर रहे रहोगे, तो एक सेंस ऑफ टायर्डनेस और ड्रेनिंग जो फीलिंग आती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है. दूसरा, यू वुड नॉट बी ड्यूरिंग दोज डेज, आप अपने हेल्थ के बेस्ट स्टेज में तो नहीं होंगे क्योंकि यू वुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्लीप. आपका ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, एग्जॉशन होगा. किस चीज का? अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर स्टडी कर रहे हो, यू आर मतलब कि यू आर वेकिंग अर्ली, यू आर स्लीपिंग लेट, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है. आप नए प्लेस पर ट्रैवल करोगे, आप आसपास बहुत सारे नए लोगों को देखोगे, यू वुड बी लुकिंग एट अदर न्यू पीपल. इससे क्या होगा कि जो आंसर राइटिंग उस समय आपको लिखोगे, जो उस पेपर में आप आंसर्स लिखोगे, वो उतनी उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर नॉट एट योर बेस्ट हेल्थ. आप कभी मेडिसिन लेकर काम करोगे, आप कभी
कुछ स्प्रे लगाकर आप लिखोगे बिकॉज देयर वुड योर हैंड वुड बी एकिंग लाइक एनीथिंग, आपका हैंड में बहुत पेन होगा। ये सारी के सारी जो फिजिकल बैरियर्स हैं और जो मेंटल प्रेशर होता है वो सब के सब चीजें इस समय नहीं है। एज ऑफ नाउ यू आर नॉट हैविंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, नीदर दिस नॉट स्लीप डिप्राइव्ड नॉट एग्जॉशन ऑफ ट्रैवल एनीथिंग। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। दिस इज व्हाट आई कैन असेस एज ऑफ नाउ। बट इस समय क्या है, इस समय आपको लग सकता है कि आपका प्रिपरेशन लैकिंग है। यू माइट थिंक दैट कि यू आर नॉट हैविंग इनफ प्रैक्टिस और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपको लगेगा कि यार मैं लिख रहा हूं लेकिन देयर इज नोबडी टू इवेल्युएट। अगर आपको कोई इवेल्युएशन के लिए कोई चाहिए तो आप मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल जॉइन क्लासेस, उनके आंसर राइटिंग मॉड्यूल्स को वो सब्सक्राइब करते हैं। बट कुछ लोगों के लिए वो इतना कॉस्टली होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू सब्सक्राइब दैट। तो इन सब का आंसर मैं दे रहा हूँ। पहला, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है, आई विल से जस्ट स्टार्ट राइटिंग, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, दैट्स इट। राइट द वर्स्ट पॉसिबल आंसर ऑफ योर लाइफ। जितना बेकार घटिया आंसर लिख सकते हो लिख दो। क्या लिखोगे? एबीसीडी लिखोगे? लिख दो। जस्ट टेक वन क्वेश्चन एंड राइट वट एवर कम्स इन योर हेड। एक टॉपिक पढ़ो, मतलब लेट्स से नॉट टॉपिक वाइज, अगर आपने एक सेगमेंट कवर कर लिया, लेट्स से इंटरनल सिक्योरिटी आपने कवर कर लिया, अब उसके बाद अगर बॉर्डर रिलेशंस पर, बॉर्डर इंडिया बॉर्डर मैनेजमेंट पर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू जस्ट स्टार्ट आंसर राइटिंग। उसमें बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं लिखना कि प्रॉब्लम ये होता है ना कि इस समय जब हम लोग प्रिपरेशन के प्रोसेस में होते हैं हम लोग आइडियलिज्म को स्ट्राइव करते हैं। लेकिन जब मैं बता दे रहा हूँ विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, आप सोचते हो कैसे भी करके पेपर कंप्लीट हो जाए, कुछ भी लिख दो, इस स्टेज में आ जाते हो। तो ये आप सोच लो कि आपका इस समय का वर्स्ट आंसर कुड बी द बेस्ट आंसर इन योर एग्जाम हॉल। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि डोंट थिंक कि मतलब कि तुम टॉपर्स कॉपी से अपने आप को एक तरीके से आप कंपेयर कर रहे हो, वैसा कभी वैसा मत करो। बिकॉज हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। यू हैवंट रिटन इवन अ सिंगल आंसर सो फार। तो फिर ऑब्वियसली बात है ना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। द मोमेंट यू विल रिवाइज, द मोमेंट यू विल प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। अगर आप बार बार एक ही चीज एवरी सिंगल डे यू वेक अप एंड यू डू, जैसे हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई भी एक चीज चैंटिंग करते हैं, द मोमेंट वी डू इट अगेन एंड अगेन, तो चीजें हमें अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। सेम यहाँ पर भी करना है। एवरी सिंगल डे यू वेक अप एंड राइट एटलीस्ट 2 आंसर्स। कितना भी बेकार लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो, आप लेटर लिखो, कुछ भी लिखो, जस्ट ब्रेक योर आंसर राइटिंग इनर्शिया। और उसके लिए कोई टेम्पलेट होगा। अगर आप आंसर राइटिंग का अगर आप प्रोसीजर स्टार्ट करना है, डोंट फाइंड कि मतलब मेरे को बेस्ट टेम्पलेट मिल जाएगा देन ओनली आई विल स्टार्ट। नो, आपके पास अभी जो भी रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस के बेसिस पर आप पहला आंसर आप अपना लिख दो एंड देन राइट द सेकंड आंसर, देन राइट द थर्ड आंसर। जस्ट टेक इट एज अ वीडियो गेम। डोंट थिंक कि मतलब आपको यहाँ पर अपने आप को जज नहीं करना है। डोंट डोंट जज। आपको क्या करना है, यू जस्ट राइट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस किया कि नहीं किया, बस इतना ही। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और उस चीज को आपको ऐसा नहीं लिखना कि बहुत ही फैंसी इंट्रोडक्शन एकदम बेहतरीन होना चाहिए, बॉडी के अंदर बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, कंक्लूजन एकदम क्लासिक होना चाहिए। ये सब के सब आपको आपके आंसर लिखने से रोकेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन दिया गया, उसके कोर डिमांड्स, क्वेश्चन को ही सब पार्ट्स में डिवाइड करो। और जैसे लेट्स से कोई भी एक क्वेश्चन आ गया कि let's say explain what is cyclone, how cyclone formation happens and how sea surface temperature rise helps into the cyclone formation। ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, उसके दो पार्ट स्प्लिट करना है। हाउ सी सरफेस टेम्परेचर राइज हेल्प्स इन साइक्लोन फॉर्मेशन, और साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, और फिर कुछ एग्जांपल्स अगर याद आ रहे हैं तो। इस तरीके से यू जस्ट स्टार्ट। डोंट थिंक कि मतलब चीजें आप मतलब कि कमिंग मंथ्स में, कमिंग मतलब वीक्स में आप करोगे, वैसा मत करो। आज ही यू जस्ट राइट योर फर्स्ट आंसर टुडे इटसेल्फ। प्लीज डू दैट, क्योंकि ये चीज अगर आप आज नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गो। जस्ट राइट योर वर्स्ट पॉसिबल आंसर। ये स्ट्रेटेजी, ये तरीका आपको अपनाना है एटलीस्ट टू स्टार्ट विद। आई एम टेलिंग यू, आपको वैल्यू एडिशन, एनरिचमेंट, ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। वो हमेशा से ही ऐसा लगता है कि हमारा रियलिटी आ जाएगा सामने। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है दुनिया का, मतलब कि इफ यू आर, यू योरसेल्फ नो दैट यू डोंट नो आंसर राइटिंग, राइट? तो वही अगर पेपर पर आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? यू जस्ट कमिट इट। once you speak it, once you write it, you commit to it, and the moment you commit, then only you would be able to improve yourself। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। दूसरा, आपका सिलेबस जो होगा वो सेगमेंट वाइज कंप्लीट करो। ठीक है, ये चीज आप प्लीज ध्यान में रख लेना। अब मैं बताता हूँ कि मेन सिलेबस अगर आपने इस मोमेंट में, इस कमिंग 2-3 मंथ्स में अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इसका फायदा क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इस बार जो प्रीलिम से मेंस के बीच में 2025 में जितने भी डेज अवेलेबल हैं, आई थिंक वो ऑलमोस्ट 88 डेज होंगे। ये बहुत ही ब्रीफ टाइम है जिसमें आप मेन स्पेसिफिक चीजों को प्रिपेयर कर पाओ। मेन से रिलेटेड जो स्किल्स होती है आंसर राइटिंग का, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करने का, अपने आंसर को फ्रेम करने का जो तरीका होता है, इट इज वेरी वेरी लेस टाइम, पहला। और इफेक्टिवली यू वुड नॉट बी एबल टू गिव 88 डेज इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि कम से कम 8 से 10 दिन, 15 दिन आप प्रीलिम्स से पहले आप बहुत ही हाई टेम्पो फेज में रहोगे। तो उस समय आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए, पहला। दूसरा, एक जो आपने पेपर में परफॉर्म किया उसका एक इनर्शिया, उसका एक एंग्सियसनेस होगा कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें होगा। 2-3 दिन आप
अपने आंसर्स को मैच करोगे, कभी इस आंसर की से, कभी उस आंसर की से, तो ये चीजें पढ़ाई नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। चाहे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ, चाहे आप एवरेज परफॉर्म करके आओ, या फिर आपने परफॉर्म ही नहीं किया है। तो इफेक्टिवली आपके पास 80 या फिर 70-75 डेज आपके पास अवेलेबल होंगे, रिमेनिंग होंगी। और कुछ लोग तो प्रीलिम्स के रिजल्ट्स का भी वेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल चीजों को शिफ्ट करते हैं, बट एक्चुअल प्रिपरेशन वो प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के बाद ही करते हैं, ठीक है। और रिजल्ट्स के बाद भी एक दो दिन तो इधर उधर जाने ही वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है कि अगर आपने अभी प्रिपरेशन किया है तो वहां पर आपको क्या करना है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस इज द ओनली की। क्योंकि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही लोग प्रिपेयर करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि दे आर हैविंग रियलिस्टिक चांस टू क्लियर दिस मेंस। क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि आपका होगा कि नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिप होगा। आप इस उतनी एनर्जी के साथ उसमें नहीं जाएंगे। आप प्रिपेयर करेंगे, लेकिन आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि चलो नेक्स्ट मेंस में ये हेल्प कर जाएगा। तो सही मायने में अगर आपको इस बार मेंस क्रैक करना है, तो आपको इस समय आपके ये जो कमिंग 2-3 मंथ्स है, इसको बहुत बहुत इफेक्टिवली और स्ट्रेटेजिकली एकदम कॉन्क्रीट प्लानिंग के साथ आपको एग्जीक्यूट करना होगा। आप ये सोचो कि रैंडम तरीके से चीजें हो जाएंगी, वो कभी नहीं होता है। सी, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है, इवेंचुअली यू विल गेट रिजल्ट्स। जस्ट हैव फेथ एंड पेशेंस इन इट, ठीक है। दूसरा, आप अपने सोर्सेस को बार बार चेंज मत करो। टेक वन सोर्स, डू इट। परफेक्शन के पीछे मत भागो कि मतलब कि मैं पॉलिटी के ऐसे आंसर्स लिख दूंगा कि एग्जामिनर बेहोश हो जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला है। एंड डोंट डू दैट, दैट इज यूजलेस फ्यूटाइल एक्सरसाइज टू डू। आपको क्या करना है, बेयर मिनिमम चीजों को कवर करना है। आपने फेडरलिज्म सिलेबस में कवर्ड टॉपिक मेंशन्ड है, उस पर आपने बेयर मिनिमम 2 पेज का नोट्स प्रिपेयर कर लिया। नाउ रिवाइज दैट, नाउ ट्राई द मोमेंट यू आर डन विद दैट। अगर आप पीवाईक्यू से उसको मैप कर लिया आपने, उसका बेसिक नोट्स बना लिया, और आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पॉलिटी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर फॉलोइंग लेट्स से अतीश माथुर सर्स मींस मैग्ना कार्टा का प्रोग्राम, जो अगर आपने वो फॉलो किया है, स्पेसिफिकली जो लास्ट ईयर का उनका जो नोट्स था, दैट इज द वंडरफुल सोर्स टू स्टार्ट विद। आप उसको रीड करो, प्रैक्टिस करो, स्टार्ट आंसर राइटिंग, एंड एटलीस्ट डू इट। क्योंकि क्या होगा ना, दैट इज द एक्टिव एक्सरसाइज, और एक्टिव एक्सरसाइज में ही आप लर्न करोगे। द थिंग इज दैट कि यू वुड थिंक कि मतलब मैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, फिर होलिस्टिक एक इंटरलिंकेज के साथ मैं आंसर लिखूंगा, वो कभी नहीं होने वाला है। वो फाइनल मेंस में अगर आप 3 महीने प्रिपेयर कर लोगे फिर भी नहीं होता है। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप उस समय आप परफेक्शन को सोच रहे हो, परफेक्शन आए, लेकिन उसके लिए आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रहे हो। डोंट जज योरसेल्फ, ट्रीट योरसेल्फ एज अ स्मॉल किड, या फिर एक छोटा सा जो बेबी होता है जिसको लैंग्वेज बोलने नहीं आता है, उसको भाषा नहीं आती है, तो वो क्या करता है, यू और शी जस्ट स्टार्ट विद एनीथिंग। वो जिब्रिश बोलता है, वो भी कैसे भी बोलता है, एंड देयर इज नोबडी टू जज हिम और हर। तो उस समय वो उसको एक लर्निंग एक्सरसाइज की तरह लेता है। तो इस समय भी आप जब कभी भी एक टॉपिक को कवर कर रहे हो, उस पर आंसर राइटिंग कर रहे हो, डोंट असेस योरसेल्फ, जस्ट टेक इट एज अ लर्निंग एक्सरसाइज, ठीक है। और तीसरी चीज, नेक्स्ट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ कि एसे राइटिंग के बारे में, एसे राइटिंग इज अ स्किल, और इट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। आप ये सोचो कि ऑटोमेटिकली होगा, ये कभी नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक कोई भी एक एसे का टॉपिक लो, उस पर जो भी थॉट आता है, जो भी वॉट एवर, एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, कि इंट्रोडक्शन में किस तरीके से आप अपना एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हो, देन इन मेन बॉडी यू वुड बी कवरिंग, मतलब आपके जो भी ऐसे टॉपिक होगा उसके बहुत सारे डायमेंशंस आप खोलोगे, और कंक्लूजन में आप फाइनली आप उसको कंक्लूड करोगे। अगर आपको स्टार्ट से एक स्टोरी आपने बनाया, तो उस स्टोरी को एंड में उस फिर से रीइंट्रोड्यूस करोगे। ये एक तरीका होता है। जब आप इस पर स्टार्ट करोगे, तो यू जस्ट स्टार्ट विद इट, जस्ट गो इट, जस्ट राइट फर्स्ट ऐसे, मतलब नेक्स्ट 10 सेकंड्स में आपको पहला ऐसे लिख देना है, इस तरीके से। मतलब आपको स्टार्ट करने का मन नहीं करना है, यू जस्ट स्टार्ट विद द 10 काउंटिंग, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गो, राइट योर फर्स्ट ऐसे। लेट्स से स्कार्सिटी ब्रीड्स क्लैरिटी, दिस इज द टॉपिक। और इसके बारे में जो भी समझ में आ रहा है, वॉट एवर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत इंटरप्रेट करके क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, किसी को दिखाओगे तो वो क्या बोलेगा, सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि रियल एग्जाम में भी ऐसे ऐसे आते हैं जिसमें हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, बट वी हैव टू राइट दैट, एंड यू विल बी राइटिंग दैट। जो चीज वहां पर आप वर्स्ट फॉर्म में करोगे, आप यहाँ पर उसका फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो, एंड दैट इज द इशू, ठीक है। तो ये चीज है। नाउ अब हम लोग, मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि कमिंग 2-3 मंथ्स का एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। यही सेम टाइम आपको एक्चुअल में आपके मई में जब आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद जो मेंस होगा अगस्त में, उसके बीच में भी यही सेम टाइम आपको मिलने वाला है, एग्जैक्ट सेम टाइम यहाँ पर मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 80 डेज। और यहाँ पर भी आपके पास, अगर आप मिड जनवरी तक का टाइम अगर आप कंसिडर कर रहे हो टाइमलाइन, तो आपके पास अराउंड 75-80 डेज आर देयर, ठीक है। ये तो फर्स्ट चीज हो गई। दूसरा, आप ये अज्यूम कर लो कि आपका जो मेंस होगा वो 1 जनवरी को होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और एक समय आएगा इसी प्रिपरेशन में ही, मतलब स्पेसिफिकली दिसंबर जब स्टार्ट होगा, फिर मिड दिसंबर, तो आपको प्रीलिम्स मेंस का डिलेमा स्टार्ट हो जाएगा कि आपको प्रीलिम्स करना है कि मेंस करना है। स्पेसिफिकली दोज हु कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स, उनके बारे में, उनके लिए तो और भी ज्यादा प्रेशर होता है। बट मैं बोलूंगा कि स्टिल इट इज मैनेजेबल। मैं बताऊंगा कैसे इसको मैनेज करना है। अभी फिलहाल के कमिंग 2-2.5 मंथ्स आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड मेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो, और लेटर हाफ में अभी मैं चीजों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ऐसे टॉपिक्स को कवर करो जो प्रीलिम्स मेंस दोनों कॉमन है, ठीक है। तो मैं उसका ब्रेकडाउन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या होता है,
कि आपको स्पेसिफिकली दोज हु आर नॉट प्रिपेयर्ड, जिन लोग के लिए जो मैंने पहले ही दिखाया था, दोज पीपल, ये दोज हु आर नॉट एट देयर पीक ऑफ देयर प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप अभी अगर आपको लगता है कि आपका कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत ज्यादा डाउट में हो, आप इस चीज को फॉलो कर लो। GS1 में 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। ठीक, हिस्ट्री में ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स मेंस में कॉमन है, मॉडर्न है और एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, इस चीज को आप लेटर हाफ में रख लेना। जब आपका लेटर हाफ प्रिपरेशन का चलेगा, जैसे जब आप जनवरी वाले फेज में रहोगे या फिर दिसंबर के एंड्स में रहोगे, तब आप इन चीजों को कवर करो। अभी आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी अभी आपके लिए ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर करना जरूरी है। आई विल अज्यूम कि कुछ लेवल पर अभी तक, नवंबर में हम लोग हैं, तो अभी तक आपका कुछ लेवल का प्रिपरेशन ऑब्वियसली हो चुका होगा, जो बेसिक, क्योंकि एवरीबडी स्टार्ट्स विद ज्योग्राफी बेसिक्स या फिर हिस्ट्री बेसिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री एवरीबडी रीड्स, पॉलिटी एवरीबडी रीड्स, इकोनॉमी एवरीबडी रीड्स, क्योंकि वही तो स्टार्टिंग यूपीएससी का प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर आपने बेसिक लेवल का प्रिपेयर कर लिया है, तो स्टार्ट विद दोस टॉपिक्स जो मेंस में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, या फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, या फिर सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस हो गया। सोशल जस्टिस पेपर 2 का है, लेकिन उसको सोसाइटी के साथ क्लब करके करो। ठीक है, और ज्योग्राफी जब आप कर रहे हो तो उसी समय GS3 का डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर करो। इस तरीके से जब आप इंटरलिंकेज बैठाकर अगर आप करोगे, तो चीजें कम टाइम में अच्छे से कवर होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप 4 से 5 दिन दो, उसको एंड टू एंड कवर करो, और डोंट डू इट लाइक, मतलब आप बहुत बेहतरीन करने वाले हो। एटलीस्ट आप PYQs को एक बार रीड करो, फिर उसके बाद उस पर हर टॉपिक पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रहे हो, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कवर करोगे आप? रेनेसां का पीरियड कवर करने वाले हो, देन आपके पास जितने भी रिवोल्यूशन हुए, चाहे वो अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, एंड देन रशियन रिवोल्यूशन, ये चीजें आप कवर करोगे। देन आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कवर करोगे, एंड देन यू वुड बी स्टडिंग अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स, और फिर नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, फिर रिड्रॉवल ऑफ बाउंड्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, ये सारी की सारी चीजें, एंड इन द एंड यू वुड बी डूइंग कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन वाला एस्पेक्ट। फिर कुछ कुछ फिलोसफीज जो होंगी वो चीजें आप कवर करोगे। दीज आर द थिंग्स विच यू विल कवर। इसी तरीके से इसको आप हाफ हाफ डे में, वन वन डे में, कोई भी एक आपका सोर्स होगा, उसी सोर्स को स्टिक करो। आपने फाउंडेशन जहां से किया उन्हीं सोर्स को फिक्स करो, और उन्हीं से वो पूरा का पूरा चीज कवर कर लो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, इन सब चीजों पर टॉपर्स के कॉपीज अवेलेबल होते हैं, टॉपर्स के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, आप उसको रेफरेंस में लेकर आप चीजों को कर सकते हो। इस तरीके से आप एटलीस्ट, मैं बोलूंगा 2 वीक्स के अंदर आप GS1 की जो मेन स्पेसिफिक चीज है वो आप कवर कर सकते हो। सेम गोज फॉर GS2। GS2 में आपको क्या करना है, पॉलिटी एनीवेज एवरीबडी स्टडीज, तो वो चीज आप, अगर आप थोड़ा उसको बैक बर्नर पर रख सकते हो, बैक स्टेज पर ला सकते हो, तो रख लो। फॉर नाउ यू शुड बी प्रायोरिटाइजिंग योर IR, योर गवर्नेंस और योर सोशल जस्टिस, जो कि हम लोग ने GS1 में ही यहाँ पर कवर किया है, एज यू कैन सी हियर, सोशल जस्टिस। तो IR और गवर्नेंस आप अच्छे से कवर करो, और गवर्नेंस करते समय आप इसको GS4 के साथ लिंक करके करो। GS4 में जो आपका जो सिलेबस है, GS4 एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जो गवर्नेंस का एथिकल एस्पेक्ट हम लोग को कवर करना होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट जो होता है GS4 के सिलेबस में, वो चीजें अगर आप यहाँ पर लिंक करके करोगे, तो इट विल रिड्यूस योर एफर्ट। ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा वो रैशनलाइज हो जाएगा। ये होता है कॉन्क्रीट प्लानिंग। अदरवाइज आप रैंडम आप सोचो कि मैजिकली चीजें हो जाएंगी, कोई मेरे को वीडियो लेक्चर बनाकर पढ़ा देगा, एवरीथिंग विल हैपन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज नॉट द आइडियल वे टू डू। ठीक है, ये चीज हो गया GS2 के बारे में। सेम गोस फॉर GS3 ऑल्सो। GS3 में आपको क्या करना है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी प्राइमरली सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, आप उसको अभी कवर कर लो। फिर उसके बाद इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने पहले ही बता दिया कि आपको जियोग्राफी के साथ कवर करना है उसको, क्योंकि फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, ये सारे के सारे, या फिर वोल्केनो हो गए, अर्थक्वेक्स हो गया, ये सारे के सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर्स होते हैं, इसको मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग में वो पूरा बनाया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट में उसका एक प्लानिंग है, वैसे सेंडाई फ्रेमवर्क जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक फ्रेमवर्क है, वही चीजें आपको पढ़नी है। डोंट थिंक कि आप एकदम, मतलब एकदम आउटलैंडिश चीजें आप बोल दोगे कि उसको पढ़कर आहा ये वाला फीलिंग आ जाएगा एग्जामिनर को, और आपका वो दिल खोलकर मार्क्स दे देगा भाई ये कहा था। पूरी पॉलिसी आपसे फॉर्मुलेशन वहां पर एग्जाम हॉल में नहीं करवाने वाला है कोई। आपको इसको एक एकेडमिक एक्सरसाइज लेना है, किस तरीके से एकेडमिक टारगेट्स हम कंप्लीट करते हैं, ठीक उसी तरीके से करना है। डोंट लिव इन दिस पैराडाइज की, मतलब कि तुम, मतलब IAS ऑफिसर बन चुके हो और तुम आंसर्स लिखोगे तो झलकना चाहिए कि तुम IAS ऑफिसर हो। ये सब के सब, ये सब सिर्फ बातें होती हैं, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ लफ्फेबाजी होती है। एक्चुअल में आपको क्या करना है, इसको एक एग्जाम की तरह लेना है, उसमें बेसिक प्रिपरेशन का जो मेथड होता है वही प्रिपरेशन का मेथड आपको यहाँ पर माइंड में रखकर आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो सेम अगर आप इसको ओवरऑल देख लो, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप 4 दिन में कवर करोगे, मैं टाइमिंग स्प्लिट कर रहा हूँ, ये टारगेट रख लेना। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को 4 दिन, सोसाइटी को 7 to 10 डेज आप दे सकते हो, तो ऑलमोस्ट 15 डेज में आपका ये सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए। सेम गवर्नेंस IR को आप 5 5 डेज अगर आप देते हो, तो ये भी मतलब ऑलमोस्ट 10 15 डेज में ये भी चीजें कवर हो जाएंगी। एंड इंटरनल सिक्योरिटी मेन स्पेसिफिक जो चीजें, तो आप ये देखो GS1 GS2 GS3 जो मेन स्पेसिफिक चीजें हैं, वो आपका इस महीने के अंत तक चीजें प्रिपेयर हो सकती हैं। और साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब मैं बताता हूँ GS4 के बारे में। GS4 में आपको क्या करना है, GS4 में 2 एस्पेक्ट होता है, एक होता है थियरी, एक होता है केस स्टडी। तो थियरी के लिए जो चीजें कवर करनी, जैसा मैंने बता दिया कि अगर आप इंटरलिंकेज एस्टैब्लिश करके कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं
जो आप GS2 से यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। जैसे गवर्नेंस तो पूरा का पूरा यहाँ पर यूज हो जाएगा, जैसे RTI हो गया या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, वो आप यहाँ पर पढ़ते हो, आप GS2 में भी पढ़ते हो। इस तरीके से आप अगर आप क्रॉस लिंकेज अगर आप एस्टेब्लिश कर पा रहे हो तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। ठीक है, ये थियरी हो गया। सिमिलरली केस स्टडीज का अगर आपने थियरी अच्छे से कर लिया, सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, बेसिकली GS4 में क्या क्या होती है, एक होता है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, फिर फाउंडेशनल वैल्यूज होता है, फिर उसके बाद जितने भी फिलोसफीज होती है, वेस्टर्न फिलोसफर्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आती हैं, फिर उसके बाद इंडियन फिलोसफर्स और कुछ जो फेमस जो पर्सनालिटीज है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है, एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड चीजें यहाँ पर एथिकल एस्पेक्ट से आपको कवर करनी होती है। इन सब चीजों को आपको 10-15 डेज आपको टारगेट बनाना है और उसको कवर कर लेना है। कैसे आप करोगे, कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करना है, अगर आपने जहां से फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो आप वहां से करो, सिंगल सोर्स लो। आप ये समझ लो कि सिंगल सोर्स विल डिफाइन योर ट्रेजेक्टरी ऑफ मेन सिलेक्शन। आप ये सोचो कि आप यहां से कर लो, वहां से कर लो, आप एकदम बेहतरीन, आप कुछ चीजें आप विकास सर से कर लोगे, कुछ चीजें आप लेट्स से मुदित सर से कर लोगे, कुछ चीजें आप किसी और फैकल्टी से कर लोगे, ऐसा मत करो। कोई एक सोर्स पकड़ो, वेदर इट इज ग्रेट और नॉट, इवन एन ऑर्डिनरी थिंग विल ऑल्सो गिव यू रियली गुड रिजल्ट, अगर आपने प्रोसेस सही तरीके से डिफाइन करके किया है तो। ठीक है, इससे के लिए मैं बोलूंगा इसको आप डेडिकेटेड टाइम मत दो, आप इसको पैरेलल प्रिपेयर करते जाओ। मतलब कि एवरी सिंगल डे यू जस्ट टेक आउट 2 आवर्स ऑफ टाइम, हर दिन आप क्या करो, 2 घंटे आप एनालाइज करो एसे को, और टॉपर्स की कॉपीज के साथ उसको एनालिसिस करो। अभी मैं उसको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप टॉपर्स कॉपीज का हेल्प ले सकते हो एनालाइज करने में। ठीक है, वो चीजें आप करो। स्पेसिफिकली फिलोसॉफिकल एसेज जो होते हैं उसको लिखने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी बनाओगे, एक एनेक्डोट सेट करोगे। स्टोरी कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्कार्सिटी ब्रीड्स क्लैरिटी, इस चीज को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि जो कोविड-19 में कुछ चीजें हुई थी, चीजें का अवेलेबिलिटी बहुत ही कम था, लेकिन उस कम रिसोर्सेज में भी एंटायर वर्ल्ड केम टुगेदर एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग वैक्सीन, और उन्हीं वैक्सीन के डेवलपमेंट से इतने बेहतरीन बेहतरीन हम लोग ने जो चीजें वैक्सीन के डेवलपमेंट में ईयर्स लगते थे, वो वहां पर मंथ्स में चीजें हो रही थी। इस तरीके से आप एनेक्डोट सेट करो और फिर स्टार्ट विद योर मेन बॉडी। वहां पर आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सोचो, मतलब स्कार्सिटी ब्रीड्स क्लैरिटी इस चीज को डिफाइन करता हुआ ऐसे कम से कम 15 एग्जांपल सोचो जहां पर स्कार्सिटी थी और चीजें क्लैरिटी में आई, मतलब स्कार्सिटी में लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल आप जीतन राम मांझी का सॉरी, मांझी द माउंटेन मैन, आई एम सो सॉरी, मांझी द माउंटेन मैन का आप एग्जांपल ले सकते हो, जिन्होंने रिसोर्सेज कम थे फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो किस तरीके से हमारे जो कोविड वॉरियर्स थे, उन्होंने किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग की। उसमें आप भिलवाड़ा मॉडल का एग्जांपल दे सकते हो। इस तरीके से आप हर हर सेक्टर से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो लेट्स से नक्सलाइट मूवमेंट को एड्रेस करने के लिए, नक्सलाइट इवेंट्स को एड्रेस करने के लिए किस तरीके से किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, किस तरीके से हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को कंटेन किया, किस तरीके से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जब चीजें मतलब कि उनकी सर्वाइवल पर आती है तो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। उस तरीके से हर सेक्शन से आप एग्जांपल लो और उन्हीं एग्जांपल्स को यूज करते हुए यू वीव योर नैरेटिव ऑफ योर एसे। एक बार ऐसे का थीसिस हो गया, फिर उसी तरीके से आप काउंटर थीसिस आप फ्रेम करो। आप समझ रहे हो, इस तरीके से अगर आप काउंटर थीसिस में यू टेक अपोजिट स्टैंड ऑफ व्हाटएवर इज बीइंग सेड, इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करोगे और फाइनली यू कंक्लूड, तो ये चीजें जो होंगी अगर आप उसको मैकेनिज्म सही से डिफाइन करके अगर आप करोगे तो चीजें डुएबल होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ऐसे से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यू जस्ट लुक एट सम ऑफ द कॉपीज। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, विकास देवीकृति सर का जो एसे पर एक वीडियो है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, या फिर स्मृति शाह मैम का जो वीडियो है, उनका एक वीडियो आप देखिए, उसमें आप समझिए कि क्या थिंकिंग प्रोसेस जाता है। उसमें उनका एक थिंकिंग प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड नाउ डोंट थिंक कि उनका 20 लेक्चर कंप्लीट करोगे तभी आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाओगे, डोंट थिंक लाइक दैट। यू जस्ट स्टार्ट, आपको इनिशियल पॉइंट मिल गया, यू जस्ट स्टार्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली थिंग्स विल इंप्रूव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी इस वीडियो का मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आपको स्टार्ट करना, डोंट वेट, क्योंकि जैसे ही जनवरी आएगा आप प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाओगे और आप फिर मेंस नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। और अगर मेंस प्रिपेयर नहीं होगा, आप ये समझ लो प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर भी हो गया तो फिर भी आप मेंस के लिए रेडी नहीं हो तो कुछ चीजें भी हेल्प नहीं करेंगी। भले ही आप वहां पर प्रिपेयर करोगे, लोगों को लगेगा आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, यू वुड बी रेडी फॉर मेंस, बट यू वुड नॉट बी। और ऑप्शनल के लिए तो आपको हर दिन आपको मैं बोलूंगा कि मतलब आपको जिस तरीके से इसमें यहाँ पर ऑब्वियसली आप ऑल थ्रू आउट द डे यू वुड नॉट बी स्टडिंग ओनली जीएस, आप कम से कम 5-6 आवर्स आप एटलीस्ट 4-5 आवर्स आप अपने ऑप्शनल को दे सकते हो। और ये नहीं कि पूरा का पूरा पेपर वन आप कंप्लीट करो, वैसा मत करो। 15 डेज आप पेपर वन को एलोकेट करो, नेक्स्ट 15 डेज पेपर टू, नेक्स्ट 15 डेज अगेन पेपर वन, देन पेपर टू, इस तरीके से आप स्विच करते जाओ। और उसमें भी आप डोंट डोंट गो बिहाइंड कंटेंट ओनली। आपको क्या करना है, तरीका क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। आपका तरीका होना चाहिए, स्टेप वन सिलेबस आप देख लो, फिर उसके बाद सेम उसी सिलेबस पर आप पीवाईक्यूज देखो, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, एंड देन यू जंप इनटू द योर प्रिपरेशन ऑफ योर नोट्स। फिर प्रिपरेशन ऑफ नोट्स जैसे ही हो गया बेसिक लेवल पर, एक दो बार रिवाइज करो, देन स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग। यू जस्ट राइट, आप स्टार्ट कर दो, डोंट वेट टू कंप्लीट योर सिलेबस देन यू विल बी राइटिंग वेरी गुड आंसर इंटरलिंक यहाँ वहां से बिठाकर, वो कभी नहीं होने वाला है। और
आप ये ध्यान में रख लेना कि चीजें अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो वो चीजें नहीं होने वाली है। ये पहली चीज होगी। नेक्स्ट इज ओवरऑल आपको देखा जाए तो अगर आप सिर्फ मेन स्पेसिफिक अगर आप कंटेंट अभी प्रिपेयर करना चाहते हो तो 4 डेज 4 डेज 7 डेज 15 डेज ऑलमोस्ट, यहाँ पर 10 डेज, इसको कितना लगेगा 25 डेज, यहाँ पर 5 डेज 30 डेज, और यहाँ पर अगर आपने GS4 को 10 to 15 डेज दे दिया तो यहाँ पर लेट्स से वी आर गिविंग यू 15 डेज, तो यहाँ पर 45 डेज। एसएस को अगर आप 6-7 डेज देती है तो वहां पर 50 डेज, 50 और डेज में आपका ओवरऑल चीजें हो रही हैं। और पैरेलली अगर आप ऑप्शनल कर रहे हो ऑब्वियसली यू वुड बी इन अ रियली ग्रेट पोजिशन गोइंग अहेड। और उसके बाद जैसे ही लेटर फेज में लास्ट का 15 डेज होगा उसमें फिर आप जो प्रीलिम्स में कॉमन चीजें हैं उसके मेंस वाले एस्पेक्ट्स को कवर कर लो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसका मेन स्पेसिफिक थिंग। फिर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जो मेन स्पेसिफिक जो चीजें होती है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक का वो पार्ट जो मेंस में पूछा जाता है, वो वाली चीजें अब आप वहां पर ग्रेजुअली शिफ्ट करो और फिर कमिंग मंथ्स में देन यू वुड बी फुल इनटू द प्रीलिम्स मोड। ठीक है। अब मैं आपको एक लाइव दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप सिलेबस को मैप करते हो, पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो, फिर उस पर आप नोट्स बनाते हो, एंड देन आई शो कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो किस तरीके से आप टॉपर्स की कॉपीज का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गेट विद द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल। आपने एनवायरमेंट का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज और इंडियाज अप्रोच ये एक थीम है। ठीक है, इस थीम पर आपको क्या करना है, और ये क्लाइमेट चेंज सिलेबस के टॉपिक में भी मेंशन्ड है किस तरीके से, और आप सिलेबस अगर आप रीड करोगे तो इट इज जस्ट वन लाइन सिलेबस। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे पीवाईक्यूज को एक जगह पर सेग्रीगेट कर लेना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और इंडिया के अप्रोच से रिलेटेड, जैसे मैंने किया है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लडिंग से रिलेटेड उसके कॉजेज और पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। ठीक, सेम आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज उसके इंपैक्ट क्या रहे हैं, और इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज है उन पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, आईपीसीसी इनिशिएटिव्स, ये एक थीम है। लाइक वाइज क्योटो प्रोटोकॉल, उसका इफेक्ट और उसके कंट्रोल मेजर्स, ये चीजें पूछी जा रही है। नेक्स्ट इज ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे के सारे पीवाईक्यूज को आपको लिस्ट कर लेना है टॉपिक वाइज, और उसका क्या उसका माइक्रो थीम है वो आइडेंटिफाई करना है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज रिलेशन, या फिर यूएनएफ ट्रिपल सी के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, कार्बन क्रेडिट और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है जो क्योटो प्रोटोकॉल में आया था, ये चीजें आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेनी है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपका अब इसके बाद ये आपने क्वेश्चन सारा एक जगह पर सेग्रीगेट कर लिया, फिर आपको क्या करना है, इसके एनालिसिस करनी है। आपको क्या चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज पर, कि क्लाइमेट चेंज जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, जो ग्लोबल नेगोशिएशंस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है वो क्या है। देन आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, फिर उसके इंपैक्ट होते हैं, तो इंपैक्ट की जैसे अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो उन्होंने पूछा हिमालयन स्टेट्स पर या फिर कोस्टल रीजन्स पर क्या इफेक्ट होता है, या फिर वल्नरेबल कम्युनिटीज पर क्या उसका इंपैक्ट होता है, वो चीजें पूछी जा रही हैं, और उसको कंट्रोल करने के मेजर्स क्या है वो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, ये आपका एनालिसिस होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जो कमिटमेंट्स थे ये आपका एनालिसिस है। फाइनली इसका मेंस में क्या रेलेवेंस है, आपको मेंस में क्या चाहिए, मेंस में इसका रेलेवेंस आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से सिग्निफिकेंट ग्लोबल इश्यूज जो है वो मेंस में पूछे जा रहे हैं। आपको करंट अफेयर्स उसको लिंक करने आना चाहिए, जैसे अभी COP28 हुआ तो ऑब्वियसली COP28 में जो की थीम्स है, जैसे ग्लोबल स्टॉक टेक एक थीम था, ग्लोबल स्टॉक टेक जो कि पेरिस रूल बुक के आने के 5 साल बाद फर्स्ट टाइम ये अभी ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ, तो उसमें क्या क्या चीजें फाइनलाइज हुई, किस तरीके से हम लोग अभी तक मिटिगेशन के टारगेट्स हमारे पास माइंड में थे। ग्लोबल टारगेट एक था कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, कंटेन करके रखना है, लेकिन अब वो चीज सेम वही चीज जो अडेप्टेशन पर कोई कंसेंसस नहीं था, अब वो कंसेंसस आ रहा है। तो ये चीजें आप एनालिसिस से ही लेकर आओगे, मतलब करंट अफेयर्स वाला एस्पेक्ट यहाँ पर इंक्लूड करोगे, एंड देन दिस विल गिव यू अ कॉम्पिटेटिव एज ओवर अदर्स। ये चीज समझ में आएगी इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपको अपना नोट्स बनाना है क्लाइमेट चेंज पर, इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है किस तरीके से को चीजें जो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, फिर मिटिगेशन, लॉस एंड डैमेज, क्लाइमेट बजट, इस तरीके से आप अपना शॉर्ट नोट्स अपना नोट्स प्रिपेयर करोगे। फिर इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप थीमेटिकली हर चीज पर, हर टॉपिक पर 2-2 पेजेस आप प्रिपेयर कर लो। ऑलराइट, अब मैं चलता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप टॉपर्स कॉपीज को यूज कर सकते हो। अगर आप मॉडल आंसर्स, अगर आप आंसर्स लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टॉपर्स कॉपीज मैंने यहाँ पर लिया है, अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो यू वुड बी, एक मिनट, जब आप आंसर्स लिख रहे होते हो तो आपको ऐसा डाउट होता है कि मैं असेस कैसे करूं, अपने आप को इवेल्युएट कैसे करूं। मतलब आप क्लासेस को, आपको लगता है कि यार क्लासेस बहुत सारी डिफिकल्ट होंगी क्योंकि कॉस्टली है। दूसरा मेंटरशिप का जो अभी शरारत चल रहा है वो भी एक बहुत ज्यादा एक गेम ही है वो भी, कि लोग मेंटरशिप के नाम पर सिर्फ डेली टारगेट्स दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। डेली टारगेट से कुछ नहीं होता, डेली टारगेट्स आपके पास है until unless you are not doing हैंड होल्डिंग, तो इट वुड नॉट हेल्प। तो आपको क्या करना है, तरीका क्या है, आप अपना खुद गाइड बनो। तरीका क्या है, आप कोई भी इस तरीके से, जैसे मैंने ये IS हब का जो उन्होंने टॉपर से मॉडल आंसर्स लिखवाए थे, तो जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इनिशियली आपको इनर्शिया है ना, आप टॉपर्स के आंसर्स को देखो, बहुत ही ऑर्डिनरी ये लोग लिख रहे हैं। पहले कुछ डेटा दे देंगे क्लाइमेट चेंज को हाईलाइट करते हुए कि हजार्ड्स लाइक साइक्लोन 76% इंडिया में बढ़ रहा है कोस्ट लाइन में, और हमारे जो मतलब लार्ज एयर मास, और उसका बता दिया कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। फिर उसके बाद एक डायग्राम बना दिया, उसमें उन्होंने हाईलाइट कर दिया कौन कौन से एरियाज है जो साइक्लोन से अफेक्टेड है। ठीक है,
इस तरीके से उन्होंने चीजों को हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद देन ही और शी वेंट गोज अहेड विद द एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से वे ऑफ बंगाल में ये चीजें हो रही हैं। फिर कलर कोडिंग वाला जो सेकंड एस्पेक्ट था, क्वेश्चन का डिमांड था, उसको ये एड्रेस कर रहा है, ग्रीन, येलो एंड देन अदर कलर्स। फाइनली वो कंक्लूड कर रहा है, दिस इज व्हाट इट इज, यू योरसेल्फ स्टार्ट विद दिस आंसर, यू राइट योरसेल्फ, फिर आप आओ और इन्हीं टॉपर्स का आंसर देख लो एंड उसके बेसिस पर आप अपने आंसर्स को चेंज कर लो। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी एल्स। लेकिन इनिशियली अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने आंसर लिखा और आपको इवेलुएट कराना है, तो फॉर इनिशियल फ्यू थिंग्स, कपल ऑफ थिंग्स, व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप, उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में है, यू जस्ट ज्वाइन दैट, और फिर उसके बाद आप अपने कॉपीज को मेरे को शेयर करो। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोज पीपल हु आर पुटिंग एफर्ट्स, क्योंकि मुझे ऐसे बंदे बहुत पसंद है, ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जो एफर्ट मार रहे हैं। तो इफ यू आर द वन हु इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स बट यू आर नॉट हैविंग समवन टू हैंड होल्ड यू, तो यू कैन कम। और मुझे पता है कि हार्डली 2 3 4 पीपल वुड बी कमिंग, इट वुड नॉट बी वेरी एग्जॉस्टिव फॉर मी। और इनफैक्ट अ फ्यू डेज बैक ओनली देयर वाज वन गाय हु मैसेज्ड मी पर्सनली, उन्होंने बोला कि मेरे को, आपको अगर इफ यू वांट देन ही वुड, आई विल पे एंड यू जस्ट इवेलुएट माय आंसर कॉपीज। आई सेड कि नहीं, मतलब मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, यू जस्ट डू इट, क्योंकि मुझे पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो इसलिए मैं, आई वुड नॉट चार्ज, आई एम नॉट हैविंग एनी मॉनेटरी मोटिव बिहाइंड डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग हियर। तो इसलिए आप, अगर आपको ऐसा लगता है यू आर नॉट हैविंग एनीबडी, यू जस्ट कम, यू शेयर, आई विल डू दैट। आई हैव डन दैट रिसेंटली, अभी एकदम रिसेंट, पहले तो मैं कर ही रहा था अपने मेंस के ड्यूरेशन में, बट अभी रिसेंटली मेंस के बाद भी देयर वर अ फ्यू, देयर वाज अ गर्ल, शी सेंट मी हर मेंस कॉपी, मैंने उसको इवैल्यूएट किया, ऐसे कॉपी आई इवैल्यूएटेड। फिर वैसे ही देयर इज अनदर गाय, ही इज सेंडिंग मी, तो आई एम डूइंग दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आई वुड बी एबल टू डू फॉर एवरीबॉडी, बट मुझे पता है कि अभी बहुत ही कम लोग होंगे, तो आई कैन डू दैट। ये एक चीज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, मैं ऐसे को भी दिखा दे रहा हूँ, ऐसे में कैसे करना है, एवरीथिंग आई एम सजेस्टिंग हियर, दिस इज द वन वीडियो वेयर आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ऐसे राइटिंग में क्या करना है, टॉपर्स कॉपीज को किस तरीके से हेल्प लेना है, और ये सही में बोल रहा हूँ, दिस इज गोल्ड माइंड। आपको ऐसे डेप्थ, इस तरीके के एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। स्पेसिफिकली आप सोचो कि कोई फैकल्टी आपको बता देगा, तो वो भी डिफिकल्टी होता है जब तक आप खुद नहीं कर रहे हो। टॉपर्स कॉपीज को लो, जैसे ये सिमीकरण मैम का मैंने इससे कॉपी लिया और ये खुद मैंने एनालिसिस किया था। उन्होंने ऐसे लिखा है, कैन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, ये एक टॉपिक है। इस पर वो इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, आप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ पैराडॉक्स। Today, our economy is set to become the third largest economy by 2027, that is a 5 trillion GDP nation. ये पहले उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट दे दिया, जो कि इस ऐसे का टॉपिक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। फिर अब ये कॉन्ट्रास्ट डेवलप करेंगे, येट द एनवायरमेंटल कंडीशन इज अपॉलिंग to say the least. We face the Kerala floods where the western ghats lay bare and exposed. Chennai is reeling under an urgent water crisis and fast heading the zero day. The just a few years ago it was completely flooded. एक तरफ वो flooded था, दूसरी तरफ वहां पर water scarcity है। इस तरीके से वो contrast develop कर रही है। And then are these not symptoms, indications that our mother earth is sending us? She is yearning us to stop and think of where the incessant desire of more money, more food, more income is leading us to. ये अब ये क्वेश्चन फॉर्म कर रही है कि मतलब क्या एक, मतलब अपने ऐसे को आगे बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन के फॉर्म में ये नैरेटिव सेट कर रही है। इसके बाद अब ये क्या करेंगी, नाउ शी वुड स्टार्ट आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, फिगर्स इंडिकेट अलार्म बेल हैव बिगन। अब ये प्रेजेंट स्टार्ट, मतलब प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स कुछ देंगे। इस तरीके से जब आप एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि क्या क्या चीजें ये पहला एविडेंस दे रही है। एंड देन शी गोज अहेड विद अनदर क्वेश्चन एंड देन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा ऐसे लिख रही है, अनदर क्वेश्चन अनदर आंसर। इस तरीके से शी इज राइटिंग आंसर ऐसे। तो अगर आप भी इस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अगर आप कर रहे हो, देन इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू। ठीक है, ये चीज मुझे दिखाना था आपको, जस्ट अ सेकंड, ये चीज क्लियर होगी। नाउ एट द एंड आई विल से कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, डोंट वर्क डाउन बाय द शेयर वॉल्यूम ऑफ कंटेंट विच यू हैव टू डू। डोंट थिंक कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें भूल जाओ। अभी के लिए आप सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो। आई एम टेलिंग यू टेक फर्स्ट स्टेप, यू प्लीज टेक दैट स्टेप। आप सिर्फ फॉलो कर लो, एकदम सिंपल बेसिक स्टेप। और ये बात ध्यान में रख लेना, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, यू विल गेट रिजल्ट ऑफ योर डेडिकेशन, योर प्रैक्टिस एंड योर एबिलिटी टू रिफ्यूज टू नॉट गिव अप। अगर आप ये चीज गिव अप करने के लिए अभी रेडी नहीं हो, मोस्ट ऑफ पीपल वुड बी गिविंग अप ऑन देयर मेंस प्रेप राइट नाउ। होगा ये कि अभी वो गिव अप कर देंगे और फिर उसके बाद 1 2 महीने बाद फिर से आएंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, बिकॉज दे वुड बी थिंकिंग चलो कम से कम प्रीलिम्स हो जाए। ये चीज नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू एंश्योर की चीजें एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप फॉलो करोगे, मेथोडिकल प्रोसेस फॉलो करोगे, यू वुड बी एबल टू डू इट वेरी वेरी वेल। ठीक है, दैट्स इट। आई नो दिस वीडियो वाज बिट लॉन्ग, बट आई होप आई वाज एबल टू एड्रेस लॉट ऑफ योर क्वेरीज। और इस तरीके से आप करोगे, प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लिसन टू मी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डेड हैंड, प्लीज स्टार्ट आंसर राइटिंग, प्लीज स्टार्ट
डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ योर मेंस इन कमिंग 2-3 मंथ्स, और इसी 2-2.5 मंथ में मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप बहुत कॉन्फिडेंस गेन करोगे और फिर आपका मेंस प्रीलिम्स प्रेप बहुत ही सॉलिड होने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि होगा कि नहीं होगा, कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि मेंस रेडी नहीं है तो फिर प्रीलिम्स भी अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, और फाइनली आप इसको जो भी इश्यूज है, जो भी क्लैरिटी अभी नहीं है, इट वुड बी बिकम क्लियर मूविंग अहेड, ग्रेजुअली वो चीजें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऑलराइट, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर watching this video till the end. That's it, thank you so much, bye bye, jai hind.